कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने फिर से दिल्ली जाने का किया प्रयास। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने का लगाया आरोप। अंबाला के 12 गांवों में इंटरनेट सेवाएं 17 दिसंबर तक रहेंगी बंद। प्रदेश पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के कैशलेस निशुल्क इलाज का पायलट प्रोजेक्ट किया शुरू। घायलों का 1.5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। सभी जिलों को निर्देश जारी। और प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने रोहतक में सांझा बाजार का किया शुभारंभ। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बेच सकेंगी अपने उत्पाद। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में सोमवार यानी 16 दिसंबर को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव करवाने का बिल भी सोमवार को सूचीबद्ध किया गया है। मोदी कैबिनेट ने पिछले सप्ताह इस बिल को मंजूरी दी थी। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव करवाने का प्रस्ताव है। सरकार इससे जुड़े बिल को संसद में पेश करके संविधान के 4 अनुच्छेद में संशोधन कर प्रस्ताव करेगी। ये 4 अनुच्छेद हैं 82A, 83, 172, 327। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, जिसमें इसी साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, संविधान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप समेत कई जानकार शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा आज लोकसभा में फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की भावना के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। देश में 6 अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे खूबसूरत संविधान भी है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहां बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है। अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों ने आज फिर दिल्ली जाने का प्रयास किया। दोपहर करीब 12 बजे किसानों का जत्था रवाना हुआ, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर बैरिकेडिंग पर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। करीब 2 घंटे बाद किसानों का जत्था वापस अपने मोर्चे की ओर चला गया। किसान नेताओं ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को ट्रेनें रोकी जाएंगी। वहीं किसान आंदोलन के चलते आज भी पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध रहे। सुरक्षा बलों ने घोड़ों पर मार्च किया। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला जिले के कुछ हिस्सों में 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। ये आदेश हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने जारी किया है, जिसका उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना व इंटरनेट के दुरुपयोग से फैलने वाली अफवाहों को रोकना बताया गया है। डीएसपी रजत गुलिया ने कहा कि प्रशासन ने किसानों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, तब उन पर पानी की बौछार की गई। जब किसानों का जत्था आगे
हमारे नाके के पास आया तो जिला प्रशासन अम्बाला के सीनियर अधिकारियों ने उनसे बातचीत शुरू करी। इसी बातचीत के दौरान ही उन्होंने पीछे से रस्सी लाकर रस्सी में हुक डालकर, जो कि एक कुंदानुमा हुक था और आगे से पहना था, उसे जाली में डालकर जाली तोड़ने की कोशिश करी। तब उन पर पानी का बौछार करा गया था, जो कि सादा पानी था, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं था। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरुआती गोल्डन आवर में निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून ने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निःशुल्क उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई है। ये पायलट प्रोजेक्ट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस सड़क सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा 2024 में सड़क दुर्घटनाओं व मृत्यु दर में कमी आई है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंचकुला में डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। उन्हें ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय महिला आयोग में 10 साल के कार्य और उससे पहले संगठन के साथ किए कार्य के लिए मिली है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो सबसे निचले पायदान पर लोग खड़े हैं, विशेष तौर पर महिलाएं, उनको ऊपर लेकर आना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। ग्रामीण महिलाओं के जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। हरियाणा की इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाना है। पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं को धरातल पर उतारना बहुत जरूरी है। मेरी जो सबसे निचले पायदान पे लोग खड़े हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको हाथ पकड़कर ऊपर लेके आना ये मेरी प्राथमिकता होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनका करना, वो मेरी प्राथमिकता होगी। हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो। आपने 10 सालों में इसका बदलाव देखा, इसमें अच्छा बदलाव देखा। आप देखेंगे कि और बेहतर हो, इसके लिए मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी। हरियाणा की जनमानस की आवाज़ बनकर मैं राज्यसभा में जाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री की सोच पर काम, जो जैसा वो कहेंगे, जैसा निर्देश देंगे, क्योंकि 9 वर्ष जब मैं एनसीडब्ल्यू में रही तो मैंने उनसे सीखकर बहुत सारी स्कीम्स बनाई जो हम सजेस्ट कर सकते थे सरकार को। अब मैं सरकार का हिस्सा हूँ तो मैं देखूं कि वो हम लागू कर पाएँ। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ दिल्ली में कल एक ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारी आगामी 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेले की लोकप्रियता और पहुंच को बढ़ाने के लिए की गई है। सूरजकुंड मेगा सांस्कृतिक उत्सव 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित होगा और मेले में लाखों देशी और विदेशी दर्शकों के आने की उम्मीद है। ज्ञापन समझौते के तहत दिल्ली मेट्रो को सूरजकुंड मेले के टिकट मोमेंटम 2.0, दिल्ली सारथी मोबाइल ऐप, मेट्रो स्टेशन एवं मेले स्थल पर बने टिकट काउंटरों के माध्यम से बेचने की अनुमति दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेले के गेट पर विशेष टिकट काउंटर भी संचालित करेगा। इससे पर्यटकों के लिए टिकट खरीदने की प्रक्रिया सहज और सुविधाजनक हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो मेले की ओर से दृश्यता बढ़ाने के लिए घोषणा की जाएंगी। पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम पर स्क्रॉलिंग संदेश फ्लैश होगा और मेट्रो स्टेशन पर LED स्क्रीन पर प्रचार वीडियो प्रसारित की जाएंगी। इस साझेदारी के तहत मेले के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा कम से कम 10 दिन पहले आरंभ कर दी जाएगी। पर्यटक DMRC ऐप के माध्यम से QR कोड आधारित ई-टिकट और सामान्य तरीके से भी टिकट बुक कर सकते हैं। भुगतान के लिए UPI, नगद, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने रोहतक के नए बस स्टैंड के सामने सांझा बाजार का शुभारंभ किया। इस बाजार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी। नगर निगम रोहतक की ओर से लखपति दीदी योजना के तहत सांझा बाजार में 17.5 लाख रुपए की लागत से 10 पोर्ट्रा कैबिन रखवाए गए हैं। बाद में उन्होंने भारत विकास परिषद के आरोग्य केंद्र के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सांझा बाजार योजना की सराहना करते हुए कहा कि ये सांझा बाजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी योजना के संकल्प के तहत स्थापित किया गया है। वहीं उन्होंने पंजाब के किसान आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने इस संबंध में एक समिति का गठन कर रखा है। हरियाणा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश का ये ऐसा पहला राज्य है जहां सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। किसानों को मुआवजा देने के मामले में भी हरियाणा अव्वल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, उस संकल्प के अंदर आगे चलने का काम आज नगर निगम रोहतक ने शुरुआत की। देखिए, किसानों भाइयों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, सब जुडिश मैटर है। वो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी ने सारी अपनी रिपोर्ट दे दी और आने वाली जो है कोर्ट के अंदर रेगुलर डेट्स लग रही हैं, कोर्ट उसका डिसीजन ले रही है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें जो किसानों की मांग है एमएसपी पर खरीदने की 20 फसलों का एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। किसानों के मुआवजे की बात है तो सबसे ज़्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। चाहे और जितनी भी सुविधाएं चाहे केंद्र और प्रदेश से, उसमें आगे बढ़कर हरियाणा की सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। जनता ने बता दिया है कि वह कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है और किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं करती। प्रदेश में कई जगहों पर स्थानीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे। ने बता दिया अच्छे तरीके से कि तुम्हारी विचारधारा से कहीं सहमत नहीं है और तुम्हें किसी भी तरीके का समर्थन हरियाणा की जनता का नहीं है। थोड़े दिन उन्हें देखना चाहिए, हरियाणा सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना चाहिए और किसानों का समर्थन। निकाय चुनावों को लेकर तैयारी चल रही है और जल्द ही आने वाले 1-2 महीने के अंदर जितने भी निकाय जो संस्थान जो नगर पालिका नगर परिषद हैं जहाँ चुनाव होने हैं उनमें जल्द चुनाव कराए जाएंगे। वहीं सांझा बाजार में अपने उत्पाद बेचने वाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी मानता शर्मा ने कहा कि नगर निगम की ये अच्छी पहल है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हाथ से सामान तैयार कर रही हैं। सरकार की तरफ से सांझा बाजार शुरू किया गया है जिसमें हम बहनों को भी मौका मिला है यहाँ आने के और यहाँ कई बहनों का सामान रखा गया है जो सब बहनें अपने हाथ से सामान को तैयार कर रही हैं और ये एक अच्छी जगह है जहाँ हम अपने शहर में ही अपना सामान सेल कर सकेंगे और इसके अलावा हर जगह की एग्जीबिशनों में भी हम बहनें भाग ले रही हैं और वहाँ भी हमारा अच्छा सामान सेल हो रहा है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार डबवाली व ऐलनाबाद में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंघला ने बताया कि समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। इस लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दीवानी व फौजदारी विवाद शामिल हैं। समझौता आधारित जितने भी केस है उन सबको लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है और लोगों को सहूलियत रहती है कि लोक अदालत का जो फैसला होता है उसमें अपील की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई भी जो अपना आपसी सहमति से जो भी अपना केस को निपटारा करवाना चाहता है वो आ सकता है और सभी को मेरा आह्वान है कि इसको सफल बनाएं और अपने किसी भी तरह से आपको किसी भी अतिरिक्त रूप से कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कोई प्रभाव या दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी स्व इच्छा से जिसको भी अपना केस करवाना है वो अपना करवा सकता है।
मुख्य जज सुमित गर्ग ने बताया कि लोक अदालत में जो फैसले किए जाते हैं वे आपसी सहमति से होते हैं। इसके बड़े ही फायदे हैं। इसमें जो भी फैसला होगा उसमें मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में न्याय पाने आए लोगों के अधिक वक्ताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत से न्याय पाने वाले लोगों को जल्द न्याय मिलता है और इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ता। में जो फैसले किए जाते हैं वो आपसी सहमति से होते हैं, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं जी। इसका सबसे पहली बात कि इसमें जो भी फैसला होगा उसमें वो मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई अपील दलील की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि आपसी सहमति से हुआ है तो वो जो भी उनका मतभेद होता है पार्टीज़ का वो एक ख़त्म हो जाता है। तो अगर लोक अदालत के माध्यम से उनका फैसला हो जाता है तो वो फिर आने वाले टाइम के लिए उनके जो है वो कोई डिस्प्यूट बाकी नहीं रहता। देखा जाए तो दोनों पार्टी की जो सहमति होती है, यानी कि जो पहले से जो हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका आज के दिन ही निपटारा किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा विकल्प है। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी केसेस हैं हमारे लोक अदालत में लग जाने चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित किसान भवन में आयोजित क्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन में हस्तशिल्पियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई है, जिसके तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जा रही है। कारीगरों के कौशल को निखारने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के इसी विजन को आगे बढ़ा रही है और प्रदेश में शिल्पकारों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। संस्था द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी ने हस्तशिल्पियों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच प्रदान किया है। हमारे हस्तशिल्पी हैं, उन हस्तशिल्पियों की जो कला है वो कला का प्रदर्शन आज इस एक छत के नीचे से वो हो रहा है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर सांस्कृतिक कला और हमारी हैंडमेडेड कला उसका प्रदर्शन इस के नीचे हो रहा है और हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक महारत हासिल की हुई है। हम हरियाणा के अंदर भी जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं उन परंपरागत चीज़ों को हमारे हस्तशिल्पी उनको आगे बढ़ाने को, उनको जीवंत रखने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिससे दूसरी पार्टियों को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दल प्रधानमंत्री द्वारा किसान हित में लिए गए हर निर्णय पर सवाल उठाते हैं और किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और लगातार किसानों को सशक्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार को अपने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। सीएम ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक देश एक चुनाव को मंजूरी देने के निर्णय को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इस निर्णय से पैसे की बचत के साथ साथ समय की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जितना किसान हित में काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है, कोई छोटे काम नहीं है। कांग्रेस की सरकारें भी ये निर्णय करें कि हम किसानों को मजबूत करें। पंजाब की सरकार भी ये निर्णय ले कि हम अपने किसान को एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदेंगे। जब पंजाब के किसान को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो पंजाब के सरकार को आगे आकर के ये घोषणा करनी चाहिए कि हम किसान की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। हम हरियाणा के अंदर किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और कुछ और दल जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के अंदर शामिल हैं हर उस बात के ऊपर वो राजनीति करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है इसका आम जन को तो लाभ मिलेगा। मेरा देश गति से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में गति से आगे बढ़ेगा।
आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से कृषि क्षेत्र और कृषि संबंधी सहायक कार्यों के लिए ऋण और बढ़ती लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2 लाख रुपए तक प्रति उधारकर्ता को कृषि संबंधी सहायक कार्यों सहित कृषि ऋण के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करें। साथ ही कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश को भी जल्द लागू करने के लिए बैंकों को कहा गया है। इसके अलावा बैंकों को अपने परिचालन क्षेत्र के किसानों और हितधारकों के बीच अधिक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इन परिवर्तनों का व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया गया है। आरबीआई के ये निर्देश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि 2025 तक हरियाणा में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। यह एक मिशन है और इस मिशन को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वे आज करनाल के घरौंडा के कस्बे में आमजन से संवाद के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का युग है, हम शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। स्कूलों में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी परंपराओं, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ें। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में रोजगार युक्त शिक्षा नीति हो। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में अनेक कदम उठा रही हैं। अभी भी हम लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं। आधुनिकता का युग है और इस युग में बिना टेक्नोलॉजी के भी आगे बढ़ना और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने में हम लोगों को भी कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का तो उपयोग करेंगे, साथ में जो अपनी नैतिक मूल्यों पर आधारित एजुकेशन है, जिसमें संस्कार गढ़ा जाता है, उसको भी हम लोग उतना ही महत्व देकर आगे बढ़ेंगे। हमने अपनी व्यवस्था हरियाणा ने बनाई। हमने हर किसान के दाने दाने को खरीदा। आप भी खरीदो। हम कह रहे हैं हम वहाँ के किसान को हरियाणा की तरह तमाम सुविधाओं से लैस करेंगे। हरियाणा की सरकार किसान के साथ खेत से लेकर बाजार तक खड़ी है। परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कल कैथल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। कुल 13 शिकायतों में से 7 का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि 6 को अगली बैठक तक लंबित रखा गया। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत में अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि न्यायालय ने समिति बनाई है जो इस पर काम कर रही है। वहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन को उन्होंने देश के विकास के लिए जरूरी बताया और कहा कि इसे आजादी के तुरंत बाद लागू करना चाहिए था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें घर बैठा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय समिति बना रखी है और वो बात कर रहे हैं। अब वो क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्योंकि दैट इज नॉट नोन टू पब्लिक। उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की है, कर रहे हैं बात। देश को आगे ले जाने वाला डिसीजन है, ये लिया तो जाना चाहिए था आजाद होने के इमीडिएटली बाद, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडे में ये मुद्दे नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये तो रोज रात को सीएम बन के सोते थे, डिपार्टमेंट बांट के सोते थे, और यहाँ तक कि अधिकारियों को जिले भी बांट दिए थे, डिपार्टमेंट भी बांट दिए थे। और जनता जनता है, जनता जानती है। यहाँ अनिल भी जानता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर के रादौर कस्बा से प्रदेश में 21वें
पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पशुधन गणना पशुपालन में नीति निर्माण और पशुपालन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता मिली है। पूरे प्रदेश में घर घर जाकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें पालतू जानवरों और पोल्ट्री के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। ये पशुधन गणना पशुपालन से जुड़े नागरिकों के पास उपलब्ध डेयरी उपकरणों की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराएगी, जो राष्ट्र व प्रदेश के पशुधन क्षेत्र के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में बड़े स्तर पर पशु चिकित्सा संस्थानों का बुनियादी ढांचा विकसित किया है। विभिन्न जिलों में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चलाई जा रही हैं, जिसकी मदद से पशुपालकों को उनके घर द्वार पर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं, लेकिन इसके लागू होने से देश का विकास तेज गति से हो सकेगा। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में सबसे अधिक फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक रहा है। एक चुनाव इलेक्शन, ये अच्छी योजना है। इससे खर्चा भी कम होगा और बार बार ये चार सीटें लगती है, ये विकास में भी बाधा बनती है, ये भी दूर हो जाएगी। देखिए, सरकार का रुकने का मकसद तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये पीछे भी दिल्ली में बहुत 13 महीने अवस्था फैली गई थी। अभी दोबारा से ऐसा ना हो। अपनी मांग रख सकते हैं, उसमें कोई नहीं। अपने सरकारें हैं हर प्रदेश में, MP भी हैं, MLA भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, उनसे अपनी बात कह सकते हैं। वैसे जो केंद्र सरकार MSP पे अनाज खरीदती है ना, वो पंजाब का सबसे ज्यादा खरीदती है। कहें अपनी सरकार को कहना चाहिए उन्होंने। और मुझे पता लगा अभी किसान नेताओं की दिक्कत है सेहत में, उसका ख्याल रखना चाहिए। वहाँ उसको अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखो, ताकि जीवन बड़ा कीमती है। हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में हिसार गौरव नाम का क्लोन मुर्रा झोटा सुर्खियों में है। इस क्लोन झोटे को CIRB ने ही तैयार किया है। इसकी उम्र 10 साल हो गई है। परियोजना प्रभारी डॉक्टर प्रेम सिंह यादव ने बताया कि जिस भी प्रदेश में भैंस अधिक है, वहां दूध का उत्पादन भी अधिक होता है। भैंसों की नस्ल को सुधारने में कृत्रिम गर्भाधान ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुओं में 100% कृत्रिम गर्भाधान विधि की पहल की है, इसलिए सीमन की मांग भी तेजी से बढ़ी है। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम क्लोन विधि से अच्छी नस्ल के झोटे तैयार करवा सकते हैं। केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है कि इस विधि को अब देश भर में भी अपनाया जाना चाहिए। क्लोन विधि द्वारा तैयार किए झोटे गौरव का सीमन उन पशुपालकों को भी उपलब्ध करवाया गया है जो हमारी रिसर्च में शामिल थे। इन झोटों की देखभाल सामान्य पशुओं से अधिक करनी पड़ती है। क्लोन विधि द्वारा पशु तैयार करने के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान अपनाने से बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। पशुपालकों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पशुओं की अच्छी नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधान को अपनाना चाहिए, जिससे दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। नस्ल को सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान ने बड़ा योगदान दिया है और जिस भी प्रदेश ने कृत्रिम गर्भाधान को तेजी से अपनाया है, उसी प्रदेश में दूध की बढ़ोतरी ज़्यादा तेजी से हुई है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए उत्तम नस्ल के सांड झोटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने देश में सभी 100% कृत्रिम गर्भाधान के लिए अब पहल की है। अब जो साइंस ने तरक्की की है, उसमें क्लोनिंग एक ऐसी विधि है जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद एक तीसरी जो विधि आई है पशु पैदा करने की, उसको क्लोनिंग विधि कहते हैं। क्लोनिंग विधि में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जिस भी पशु का हमें क्लोन बनाना होता है, उसकी छोटा सा टिश्यू से सोमेटिक सेल लेकर उनको डोनर सेल के रूप में प्रयोग करते हैं।
भिवानी के दिव्यांग खिलाड़ी जसपाल व अमित ने 10वें एशिया पैसिफिक खेलों में पदक जीतकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। जसपाल ने 1 से 8 दिसंबर तक मलेशिया के कोलालंपुर में आयोजित हुई 10वीं एशिया पैसिफिक डेफ गेम में शॉटपुट गेम में रजत पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अमित ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं भिवानी के ही रुपेश ने इस प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में 7वां स्थान प्राप्त किया। भिवानी पहुंचने पर पदक विजेता खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। जसपाल की माता मीना व पिता अशोक ने अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि जसपाल ने हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। जसपाल का अगला लक्ष्य 2025 के पैरा ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक लाना है। उन्होंने बताया कि जसपाल पिछले 3 वर्षों से शॉटपुट व डिस्कस थ्रो का अभ्यास कर रहा है। वहीं जसपाल की अध्यापिका ने कहा कि जसपाल ने मेहनत की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। मलेशिया से गेम जीत के आया है, उसमें सेकंड सिल्वर मेडल लेके आया है और 3rd पोजीशन में ब्रॉन्ज लेके आया और हमें बहुत खुशी है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया और आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहिए, हमें बहुत खुशी है। और अब 2025 में ये गोल्ड लाने की पूरी ठान रखी है, इन्होंने गोल्ड लेके आएगा। वहाँ 2 मेडल लेके आया है और ऐसे बच्चों का हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और कम से कम इनको बाहर निकालना चाहिए, गेम में डालना चाहिए और माँ बाप को भी पूरा इनका सहयोग करना चाहिए तो आगे देश के लिए कुछ काम कर सके। एक बेटा है जसपाल जिसने शॉटपुट में सिल्वर मेडल और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एक बेटा है अमित जिसने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और एक बच्चा है रुपेश जिसने जेवलिन थ्रो में 7वां स्थान हासिल किया है। 2025 में जो डेफ ओलंपिक होगा ना उसमें गोल्ड मेडल हासिल करना और पूर्ण विश्वास है मुझे मेरे इन बच्चों पे कि हम करेंगे ये गोल्ड मेडल हासिल। वहीं एशिया पैसिफिक डीफ प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता अमित के पिता हरज्ञान ने बताया कि उन्हें अपने बेटे की उपलब्धि पर खुशी है। वे पहली बार विदेश में खेलने गया था तथा इसकी अगली तैयारियां 2025 के पैरा ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। मलेशिया जाने के लिए मौका मिला है। इसका पिछले साल भी इसका जो गोल्ड मेडल आया था नेशनल के अंदर, जब इसको ले जा नहीं गया और अब की बार इसको पहला मौका मिला है। फिर भी इसने कुछ मेहनत करके ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। खुशी बहुत खुशी है जी, हमारा तो कैरियर तो जी आगे बहुत आगे जाना है इसको भी, तो हम बहुत परिश्रम करना चाहते हैं। 2025 में गोल्ड की आशा कर रहे हैं जी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।